नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल को शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करना जो विमेंस हेल्थ रिलेटेड हों। ऐसे टॉपिक्स जो लेडीज़ जिनसे परेशान होती हैं या हेल्थ रिलेटेड इशू जिनसे वे प्रभावित होती हैं उन पर डिस्कशन करना। और इसी के कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस डाले हैं इस चैनल पर। पिछले 3 वीडियोस एंडोमेट्रियोसिस नामक डिज़ीज़ पर ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है। आज का जो ये 4th टॉक एंडोमेट्रियोसिस पर है, इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो एक पेशेंट जो एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित है वो अपने डॉक्टर के पास लेकर आती है और उसके जो ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं उनको थोड़ा एड्रेस करेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेती हूँ जो पेशेंट्स आकर मुझसे काफ़ी बार क्लिनिक में पूछते हैं, और उसमें से एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ क्रॉनिक पेन। उनको दर्द और पेल्विक रीजन में दर्द की मेन कंप्लेंट होती है, और ऐसे पेशेंट्स कई बार 1, 2 या इवन 2 से भी ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट्स की ओपिनियन लेकर आते हैं और इनको तरह तरह की मेडिसिन से ऑलरेडी ट्रीट किया जा चुका होता है, बट बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं मिला होता है। तो ऐसे में कई बार इनकी हिस्ट्री देखते हुए ये पॉसिबल है कि उनको मैं सर्जरी एडवाइस करूं। And as you all know that surgery is something anyone is scared of or would not like to go as a primary procedure. So basically एक rationale जो सर्जरी एडवाइस करने के पीछे है वो ये है कि जब एक पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से, ड्रग्स से, मेडिसिन से रिलीफ नहीं आता है, और जब हम उसकी जांचें करवाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस में हमको ये पता चलता है कि उसकी जो डिज़ीज़ है वो डीप फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, जिसे हम डीप एंडोमेट्रियोसिस या डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बार मेडिकल मैनेजमेंट ऐसे पेशेंट्स पर वर्क नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी यदि अच्छी तरह से करी जाए और अच्छी तरह से डिज़ीज़ को पूरी मात्रा में निकाला जाए तो ऐसे पेशेंट्स को बाद में एक लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है, और एक लॉन्ग टर्म में उनको फिर मेडिकल मैनेजमेंट पोस्ट सर्जरी बहुत हेल्प करता है। तो कुछ पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं 1 ओपिनियन 2 ओपिनियन लेकर, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इनको रिलीफ नहीं मिला है, और एक प्राइमरी अच्छी सर्जरी करके फिर एक ड्रग मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट पर इनको रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई विल समटाइम्स ऑफर सर्जरी एज द फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट इफ़ आई सी सच अ पेशेंट। दूसरा इंडिकेशन सर्जरी का होता है कि अगर डीप एंडोमेट्रियोसिस किसी दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है जो कि उसको हानि पहुंचा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी जो डीप एंडोमेट्रियोसिस है ये पेशाब की जो नली होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं उसको इन्वॉल्व करके उसको दबाता है, और इसकी वजह से किडनी पर प्रेशर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ जाता है और इस वजह से किडनी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है जो डायग्नोज हो रही है तो इस टाइप की कंडीशंस के लिए दवाइयों का ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे पेशेंट को सर्जरी से ही राहत या रिलीफ मिल सकती है। तीसरा एक जो सर्जरी ऑफ़र करने का कारण कई बार होता है वो ऐसा होता है कि कई बार जो एक निसंतानता की या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जब पेशेंट्स आते हैं, कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जिनका IVF होकर फेल हो चुका होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की साइकिल 1 बार 2 बार फेल हो चुकी होती है, और फिर जब हम ज़्यादा जांच वगैरह MRI वगैरह कराकर पता हमको चलता है कि डिज़ीज़ काफ़ी डीप डिज़ीज़ इन्वॉल्व्ड है, और जो सिस्ट्स हैं ओवरी के अंदर वो भी एक 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं, तो फिर देन आई फील देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग, और बार बार पेशेंट का भी मॉनिटरी लॉस होता है, IVF साइकिल कराने में IVF फेल होता है, और फाइनली फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इट इज़ बेटर कि द पेशेंट गेट्स अ गुड सर्जिकल ट्रीटमेंट, और सर्जरी से जब पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है
तब तुरंत IVF के लिए अगर पेशेंट जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, तीसरा कारण सर्जरी ऑफ़र करने का कभी कभी ये होता है कि पेशेंट्स ऑलरेडी एक एडवांस स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं, मतलब दे आर नियर द मेनोपॉजल पीरियड 42, 43, 44, उनको कोई अब चाइल्ड बेयरिंग की इच्छा नहीं होती एंड दे आर रियली कंसर्न्ड विद द पेन। तो ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी एज अ रेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग पूरा यूट्रस और जो अंडाशय हैं वो रिमूव करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में इस तरह की रेडिकल सर्जरी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तो हो गए क्वेश्चन ऑन व्हेन इज़ अ सर्जरी इंडिकेटेड एंड वेदर if a surgery is offered to the patient as a primary measure sometimes, is it correct? So it is correct provided the circumstances are so. अगर आपकी डिज़ीज़ डीप डिज़ीज़ है, अगर आपको इनफर्टिलिटी में काफ़ी सालों से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, IVF ट्रीटमेंट भी आपका कई बार आपने उसमें भी फेलियर देख लिया है, तो समटाइम्स द सर्जरी मे हेल्प यू इंडीड। सेकेंड क्वेश्चन, बहुत बार पेशेंट्स बहुत वरिड होकर आते हैं मेरे पास और उनका कारण ये होता है कि एक टेस्ट होती है ब्लड की CA-125 जिसका नाम है, और ये वैल्यू कई बार एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में भी काफ़ी हाई आती है और पेशेंट्स गूगल करके आते हैं। और यदि आप गूगल करेंगे तो CA-125 एक्चुअली एक कॉमन टेस्ट है जो कि ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट करने के लिए या रादर उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसका फॉल वगैरह देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेशेंट्स ये पढ़कर बहुत घबरा जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि CA-125 जो एक मार्कर है, ये बेसिकली जो ब्लड की टेस्ट है, इससे एक बॉडी का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो शरीर में है, जो कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में भी होती है और ओवेरियन मैलिग्नेंसीज में भी होती है, और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, जिसमें ये CA-125 की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा रिपोर्ट में आ सकती है। नॉर्मली जब किसी पेशेंट को ओवरी का कैंसर होता है तो ये वैल्यू बहुत हाई डिटेक्टेड होती है कुछ तरह के कैंसर्स में। एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट में ये एक लिमिटेड मात्रा में हायर आ सकती है, और इसका हाई आने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पेशेंट को कैंसर हो गया है या कि बहुत ऐसे घबराने वाली बात है। नॉर्मली बहुत सारे डॉक्टर्स CA-125, MRI, इन सब का एक टोटल टेस्टिंग कराकर एक टोटल असेसमेंट पेशेंट का करते हैं। तो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि डोंट गेट स्केयर्ड इफ़ यू फाइंड द वैल्यू अबव 35, बिकॉज बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस में ये रेज्ड होता ही है। इट डज़ नॉट नेसेसरीली इंडिकेट दैट इट्स अ मैलिग्नेंसी। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो कई बार जो पेशेंट्स आते हैं वो ये पूछते हैं, जब उनको सर्जरी एडवाइस करी जाती है और सर्जरी के लिए जब ज़रूरी हो जाता है, कन्विंस हो जाते हैं, तो सर्जरी का मार्ग क्या होगा, यानी कि सर्जरी कैसे करी जाएगी। बहुत बार पेशेंट्स को गलतफहमी होती है कि जो दूरबीन मार्ग से, जो लेप्रोस्कोपी के रूट से सर्जरी होती है, वो एक इनकम्प्लीट सर्जरी हो सकती है। कई बार इधर उधर बात करके दे डोंट गेट द राइट इन्फॉर्मेशन बेसिकली। तो पेशेंट्स ये बात कई बार आकर पूछते हैं कि व्हाट विल बी द रूट ऑफ सर्जरी। सो द रूट ऑफ सर्जरी इज़ ऑलवेज प्रेफरेबली थ्रू लेप्रोस्कोपी इफ़ एंड इफ़ योर सर्जन इज़ ट्रेन्ड टू डू इट। सो लेप्रोस्कोपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये एक जनरल डिस्कशन नहीं है लेप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस पर मैं बता दूं आपको कि लेप्रोस्कोपी जो पेशेंट का कंफर्ट लेवल तो बढ़ाता ही है, क्योंकि बड़ा चीरा नहीं आता पेट पर, बड़ा इंसिशन नहीं आता, और क्योंकि ये एक मिनिमल एक्सेस रूट से करी जाती है तो पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट रिकवरी, पेशेंट पेन स्कोर्स, ये सब लेप्रोस्कोपी में कम होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिजीज़ का क्लियरेंस, जो रोग का निवारण है, जो रोग का क्लियरेंस है,
वो लेप्रोस्कोपी से बेस्ट होता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हम हर चीज़ ज़्यादा बारीकी से देख सकते हैं, ज़्यादा मैग्निफिकेशन से देख सकते हैं, और प्रिसिशन कंट्रोल जो सर्जरी का होता है वो लेप्रोस्कोपी से अनपैरेलल्ड होता है। आजकल हमारे सेंटर में 3D फैसिलिटी भी है, यानी 3D के मार्ग से हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, तो उसमें हमको और भी डेप्थ में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, डीप में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और सर्जिकल क्लियरेंस जो डिज़ीज़ का जो एक पूरा क्लियरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। अब ओपन सर्जरी से जब सर्जन पेट खोल के खाली आँख से देखता है, तो इस तरह की डिजीज़ेस, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस की मैं बात कर रही हूँ, का जस्टिस नहीं होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे दाग हैं, जो छोटे छोटे गांठें हैं एंडोमेट्रियोसिस की, वो कई बार एक सर्जन की आई को उतने मैग्निफिकेशन में नहीं दिखती हैं ओपन सर्जरी में, यानी पेट खोल के जब सर्जरी करी जाती है। तो लेप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट वे टू अंडरगो एनी सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस स्पेशली। खाली वन वर्ड हियर, द सर्जन शुड हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ताकि वाई सो दैट योर फर्स्ट सर्जरी is almost your last surgery, so that you get such a clearance in your disease that your chances of recurrence are very very less. पहले भी मैंने बताया है कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई 100% क्योर नहीं है, या तो पूरा रेडिकल क्योर होता है कि फिर हम यूट्रस हटा दें, ओवरीज हटा दें, सब पेल्विक रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर कर दें, तो एक अलग बात है। लेकिन जिनको बचाने की सर्जरी करनी है, जिनको अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचाना है, उनके लिए लेप्रोस्कोपी का रूट ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो माइन्यूट डिजीज़ है, छोटी छोटी डिजीज़ के कण, छोटे छोटे दाग जो डिजीज़ के, सब चीज़ लेप्रोस्कोपी से बहुत अच्छी तरह से क्लियर करी जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में भी अगर एक अच्छे हाथ से सर्जरी हुई, अच्छे मार्ग से सर्जरी हुई, बेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करके हुई, तो पेशेंट्स को कभी कभी लाइफ लॉन्ग रिलीफ भी मिल जाता है। हालांकि 100% कोई क्योर नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली सर्जरी हो, अच्छे सर्जन से सर्जरी हो, और बाद में फिर जो भी मेडिकल मैनेजमेंट डिजीज़ को एक कंट्रोल में रखने के लिए लगेगा वो लग सकता है। प्रेगनेंसी, आई विल अगेन टेल यू, इज़ ऑल्सो हीलिंग फॉर द डिजीज़। सो जिनको प्रेगनेंसी की इच्छा है, उनको आफ्टर सर्जिकल क्लियरेंस या आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट तुरंत प्रेगनेंसी के लिए ऑप्ट करना चाहिए, और कभी कभी किन्हीं पेशेंट को इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स की हेल्प लग सकती है। सो इन द एंड आई विल लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हैं, यदि आपको पीरियड्स में सिवियर पेन होता है, इंटरकोर्स के टाइम, संबंध रखने के टाइम डिस्कम्फर्ट सिवियर है आपका, और अगर आपको यूरिन पास करते समय या मोशन पास करते समय पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना ही चाहिए। यदि आपके इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस होती है, तो यू हैव टू नो कि दिस डिजीज़ कैन बी ऑलमोस्ट 100% मैनेज्ड। अच्छी तरह से इसका मैनेजमेंट हो सकता है, लाइफ लॉन्ग आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल करी जा सकती है, और जो आपकी एम्बिशंस हैं या आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रेगनेंसी, ये सब अचीव करा जा सकता है। आप ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट को चूज़ करें जिसके संपर्क में या कांटेक्ट में आप कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म पर रह सकें, बिकॉज ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, और जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज़ का होता है जिसको अपने फिजिशियन से लाइफ लॉन्ग एक जनरल कांटेक्ट में रहना पड़ता है, वैसे ही एक एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास who is experienced in managing this disease एक long term association रखना पड़ सकता है। But again on a positive note, the disease can be easily controlled. You can get all your ambitions satisfied in terms of having a good quality life, a good satisfactory sexual life, and also pregnancy if that is your desire. So this finishes the series on endometriosis. अब हम इसके आगे कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो फर्दर विमेन को परेशान करते हैं। इनमें से एक टॉपिक जो मुझे काफ़ी सारे पेशेंट्स ने पर्सनली सजेस्ट किया है वो है फाइब्रॉइड्स पर, और
एक जनरली हेल्थ अवेयरनेस के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो गायनेकोलॉजी में हम करते हैं, दूरबीन मार्ग से जो हम सर्जरी करते हैं, उस पर भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आगे आने वाले वीडियोस में दूंगी। यदि आपको कुछ एक स्पेशल टॉपिक पर या ऐसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए, उस पर मैं ज़रूर टॉक बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको इस टॉक से इंफॉर्मेशन अच्छी मिली होगी, फ़ायदा होगा, एंड विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू।